प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। ये ये जो श्लोक सर दिख रहा है ना, ये कृपया पढ़ेंगे 123, 124, 125, 126। सर आवाज आ रही है आपको? नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, सर का आवाज नहीं आ रहा। विनीता चौहान मैम, आप पढ़ेंगी? जी सर, प्रणाम सर। इसको हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि टीका पढ़ना है इसका। जी सर, हाँ। ये 123 से स्टार्ट करना है सर। हाँ जी। न प्रभिद्येत यद्देव दद्यात् योनि विरेचनम। पूरा पढ़िए। हाँ। क्षारेण युक्तम पललम सुधा क्षीरेण वा ततः ताभ्यां वा भावित भावितान दद्या योनो कटु मत्स्यकान वराह मत्स्य पित्ताभ्याम नक्तकान वा सुभावितान किण्वं वा सगुणक्षारं दद्यात् योन्यो विशुद्धयेत्। रक्तपित्तहरं क्षारं लेह्येत् मधु सर्पिषा लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यायां च अस्य प्रयोजयेत्। वस्ति क्षीर गोमूत्रम क्षारम दाशमूलिकम। यदि इस प्रकार से रक्त गुल्म विदीर्ण न हो तो योनि विरेचन औषधियां बरते, यथा तिल के चूर्णों को भूनकर क्षार में मिलाकर योनि में रखें, अथवा सुधा थुहर के दूध के साथ तिलों का चूर्ण मिलाकर योनि में रखें। क्षार और थुहर के दूध से भावित कटुक मछलियों को समुद्र के पानी की मछलियां योनि में रखें, पीस कर रखते हैं, अथवा कपड़ों को सुअर और मछली के पित्त से अच्छी प्रकार भावित करके योनि में रखें। किण्व को गुड़ और क्षार के साथ योनि में शुद्धि के लिए रखें। रक्त पित्त नाशक क्षार को मधु और घी से चाटे। लहसुन, तीक्ष्ण मध्य और मछलियां इसे खाने को देवें। यौक्षार, दूध, गोमूत्र और इनके साथ दशमूल से बनी वस्ती देवे। जी, इसका एक टीका पढ़ना है। ये 123 का टीका पढ़िए। एव कृते सति यदि न प्रभिद्येत रक्त गुल्मस्तदा योनि विरेचनम दद्यात्। मतलब ये सब करने से भी यदि रक्त गुल्म का भेदन नहीं होता है तो योनि विरेचन देना चाहिए। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू। आगे का भी पढ़ दीजिए। क्षार युक्त भ्रष्ट तिल चूर्ण ततस्तस्या योनो दद्यात्। मतलब सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तिल चूर्ण को पहले भून देना है और क्षार के साथ मिक्स करके योनि में रखना है। सुधा क्षीरेण वा अन्वित पलल दद्यात्। सुधा क्षीर मतलब स्नूही का क्षीर जो है उसके साथ में वो मिक्स करके और वहां रखना है। ताभ्या क्षार सुधा क्षीराभ्या भावितान कटुक मत्स्यकान योनो दद्यात्। इसका मतलब है कि जो क्षार है कोई भी, वो क्षार लेना है और जो स्नूही का क्षीर है उसके साथ भावित हुआ जो कटुक नाम का मत्स्य है उसको पीस के और योनि में रखना है। वराह मत्स्यो पित्ताभ्याम कटुक मत्स्यकान सुभावितान नक्तकान वा सुभावितान योन्यो दद्यात्। हाँ, या फिर बोल रहे हैं कि जो किण्व होता है, मतलब जो यीस्ट होता है, उसको गुड़ और क्षार से मिक्स करके और योनि में रखना है। किण्व गुड़ क्षारान्वित योनि विशुद्ध्यर्थ योनो दद्यात्। हाँ, ये रक्त हो गया। पित्त। ये जी हो सर। गया। आगे रक्त पित्त हर क्षार मधु सर्पिषा लेह्येत्। हाँ, लसुन मदिरा तीक्ष्णा मत्स्यायश्च प्रयोजयेत्। दाशमूलिक बस्ती कल्पोक्त हृदय कल्प स्थान 4/4 क्षीर गोमूत्र सहित क्षारान्वितम अस्य दद्यात्। हाँ, इसका मतलब है कि रक्त पित्त हर जो चिकित्सा है, और रक्त पित्त के लिए जो क्षार यूज किया गया है
जैसे कि वो कबूतर का जो विष्ट है वो, ऐसे बहुत सारे क्षार हैं, वो मधु और सर्पी क्षार मतलब मधु और घी के साथ विषम मात्रा में मिक्स करके और खाना है। और लहसुन जो है वो तीक्ष्ण मध्य के साथ मिक्स करना है, और उसमें मत्स्य भी, मछली भी मिक्स करके और लेना है, इंटरनली लेना है। और दाशमौलिक बस्ती जो बताया है उसमें 10 मूल का काढ़ा बनाना है, और उसमें दूध और गोमूत्र डाल के और क्षार डाल के पीना है। इससे भी, या फिर बस्ती देना है, उससे बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है जी। अब हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे 127 नंबर का, रक्तस्राव न होने पे कर्तव्य। ये पढ़िए, कोई तो भी पढ़िए, जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। 127 नंबर का श्लोक। मैं पढ़ देती हूँ जी। जी मैम, नमस्ते। प्रणाम मैम। अवर्तमानी रुधिरे शितम गुल्म प्रमेदनम, रक्त के प्रवृत्त न होने पर गुल्म को विदीर्ण करना चाहिए। जी हाँ, इसका टीका पढ़ना है, एक ही लाइन का है, वही चीज है। पढ़ दीजिए मैम, वीना मैम या कोई भी पढ़ दीजिए, या वंदना मैम पढ़िए, ऐसे शांत मत रहिए, कोई तो पढ़िए। 127 नंबर का टीका पढ़ना है। सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ रक्ते अप्रवर्तमाने सति गुल्म प्रभेदेन हितम। हाँ, जो इसमें अवर्तमाने रुधिरे हितम, मतलब अगर वो रुधिर नहीं आ रहा है ऐसा है तो गुल्म को हमें छेदन करके, भेदन करके और रक्त को निकालना। जी आगे का पढ़ते हैं, 128 नंबर का जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मोनिश शर्मा मैम, मनीषा मैम कोई पढ़िए, या मोनिका मैम आप पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। यमकाभ्यक्त देहायाः प्रवृत्ते समुपेक्षणं रसोदन तथा आहार पानम च तरुणी सुरा। रक्त के प्रवृत्त होने पर तेल और घृत से अभ्यंग देकर उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब रक्त जब प्रवृत्त हो जाए तो तेल और घृत का अभ्यंग करके उसको छोड़ देना चाहिए। भोजन में मांस रस और चावल देवें, पीने के लिए नूतन सुरा देवें। जी, ये दूषित रक्त है ना, तो इसको निकलने देना चाहिए थोड़ा, तो घृत और तेल से अभ्यंग करके उसको छोड़ देना चाहिए पूरे योनि प्रदेश में, और पूरे बॉडी में अभ्यंग देना है, और खाने में मांस और चावल देना है, और पीने के लिए नया सूरा देना है, तो उससे बल की प्राप्ति हो जाएगी। 128 नंबर का टीका पढ़ दीजिए मैम। 128 का टीका, प्रवृत्ति सर मैं रखते ही पढ़ सती। देती हूँ। मैं ही पढ़ देती हूँ। प्रवृत्ते रक्ते सति यमकाभ्याक्त गात्राया समुपेक्षण हितम, सम्यग उपेक्षण हितम तथा आहारो रसोदनो हित तरुणी सुराचपानम। हाँ, इसमें प्रवृत्ति रखते, जो रक्त निकल रहा है, जो हमने अभी गुल्म का भेदन किया है, रक्त गुल्म का, तो उसमें यमकाभ्यक्त गात्राया, मतलब जिसमें घी और तेल इससे अभ्यंग किया है, हाँ उससे ना वो उपेक्षण करना है, वो हितकारी रहता है। और खाने में मांसरस और उदन, ओदन मतलब चावल, ये खाने के लिए देना है, और तरुणी सुरा देना है, जो फ्रेश जो सुरा बनती है वो देना है। आगे वैसे कल मेरा जो है वो थोड़ा सा पूजा चल रही है, तो थोड़ा सा सेशन शुरू का मिस हुआ था, तो मैं फेसबुक पे देख लूंगी। पर ये जो गुल्म है, ये वाला रक्त गुल्म, इसको मैडम ने मुझे याद आ रहा है वेसिकुलर मोल से वो किया, जी पेयर किया। तो जैसे उन्होंने बोला कि रक्त प्रवृत्त ना हो तो हमको उसको निकाल देना चाहिए, तो वेसिकुलर मोल को हम लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद बाकी की जो क्रियाएं वो हमने करी, ये समझ आ गया। जी अगर वो अनमैरिड लड़की है तो भी अगर उसको हम किस तरीके से लेंगे? नहीं, वो फिर रक्तज गुल्म हुआ क्यों उसको? अनमैरिड है तो उसको गर्भाशय में क्या हाँ होगा? वो तो ऐसे प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आते हैं ना उसको, जी अनमैरिड है, और अगर मैम हो वो रहा है फिर उसको। हिमेटोमेट्रा की तरह से हो जाएगा ना, हिमेटोमेट्रा। हाँ
तो है उसको फिर तो सर्जरी करना ही उसको पड़ेगा तो हमें। आयरन नहीं करना होगा ना मैम उसको। अगर हेमेटोमेट्रा है तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन वगैरह कुछ करेंगे? मैम मैंने एक देखा था, एक केस वो हिमेटोकॉल्पोस का था हालांकि, और हिमेटोमेट्रा भी था साथ में। वो अनपरफोरेटेड हाइमन का था मैम, तो फिर उसका हाइमन में हल्का सा निक लगाया था, तो उससे वो सारा निकल गया था हाँ ब्लड, तो उसका जो तो मैम कलेक्टेड दूसरा ब्लड ये था। हमारा ये हो गया कि जो अनपरफोरेटेड हाइमेन है और इसके अंदर उसको भी इसको हम इसमें डाल सकते हैं। तो उसको कट जी करा मैम। और उसके बाद पूरा रक्तस्रावन फिर वो अपने आप ही हो जाता है, साथ में हम वो सारी मेडिसिन दे दें जिससे कि वो प्रवृत्त होकर निकल जाए। थैंक यू मैम। जी। आगे का श्लोक पढ़ना है 129। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ जी मैम पढ़िए। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। रुधिरे अति प्रवृत्ते तु रक्त पित्त हराः क्रियाः कार्यवात रुगार्तायाः सर्वा वातहराः पुनः आनाः उदावर्त आनाः आहा बुद्धः वर्त बल साध्म्यो यथा यथम्। ये भी पढ़ दीजिए। इति श्री नीचे वाला, वैद्य। अच्छा। हाँ। इति श्री वैद्य पति सिंह गुप्त सुनो श्री श्रीमद् मद्भाग, भागवत रचिताया। हाँ, वाग्भट रचितायाः अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सा स्थाने गुल्म चिकित्सितम नाम चतुर्दशो अध्यायः। हाँ ये हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम्म, हम्म, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी। रक्त के अति प्रवृत्त होने पर रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करें। वात पीड़ा से पीड़ित की वातनाशक संपूर्ण चिकित्सा करें। आनाह आदि होने पर उदावर्त और कफ नाशक चिकित्सा अपने दोषों के अनुसार करें। जी। वक्तव्य योग कांकायन गुटिका नारायण घृत नाराज घृत पंचपल घृत क्षीर षटपल घृत गुल्म कालानल रस पंचानन रस दंती हरितकी। हाँ इस प्रकार पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार विद्योतनी टीका में चिकित्सित स्थान का गुल्म चिकित्सक नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जी। इसमें बता रहे हैं कि रक्त का अति प्रवृत्ति हो रही है। अब हमने वो फोड़ दिया, भेदन कर दिया, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रवृत्ति हो रही है, तो रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करना है। अगर वात पीड़ा से पीड़ित है स्त्री, तो वात नाशक संपूर्ण चिकित्सा करना है। ये मतलब बस्ती लगाएं या फिर वात शामक द्रव्य दें। और आना आदि होने पे उदावर्त कफ नाशक चिकित्सा दोषों के अनुसार करना है। इसमें कांकायन गुटिका नाराज घृत पंचपल घृत शीर षटपल घृत गुल्म कालानन पंचानन दंते हरित की, ये गुल्म के योग हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका टीका पढ़ना है। आशा मैम आप ही पढ़ देंगी? हाँ ठीक। जी सर। हाँ। रुधिरे अति प्रवृत्ते पुनः रक्त पित्त हरा क्रिया कार्या वात रुगातार्य पुनः सर्वा वात हरा क्रिया कार्या आनाहदौ सत्य उदावर्त बला सर्जित क्रिया कार्य इति। हाँ इति श्री मृगांक दत्त। मृगादत्त, हाँ जी, मृगांक दत्त। मृगांग दत्त पुत्र श्री अरुण दत्त विरचिताया अष्टांग हृदयी काया सर्वांग सुंदरा व्याख्याया चतुर्थे चिकित्सा स्थाने गुल्म चिकित्सित नाम चतुर्दशो अध्याय समाप्त। हाँ इसमें बोल रहे हैं कि रुधिर अति प्रवृत्ति, अगर रक्त बहुत ज्यादा निकल रहा है तो इसमें पुनः रक्त पित्त के हरने वाली जो क्रिया है, चिकित्सा है, वो करना है। और अगर वायु के वजह से पेन हो रहा है तो सभी वातहर क्रिया करना है। और आना है उदावर्त है तो हमें उसकी चिकित्सा करनी है। जो आना की चिकित्सा और उदावर्त की चिकित्सा है वह कार्य करना है। और ये मृगांग दत्त जो हैं, उनके पुत्र श्रीमद अरुण दत्त, उन्होंने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर सुंदर के ये टीका लिखी है, उसका चिकित्सा सन 4th स्थान है। उसमें गुल्म चिकित्सा वाला 14 चैप्टर समाप्त हुआ। 1 साल पहले आज ही के दिन मेरी मम्मी का देहांत हुआ था।
ऐसे ही लेक्चर हो रहा था, और उसके बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद मोनिका मैम का मुझे कॉल आया। फिर मोनिका मैम, तब तक मेरी मम्मी अच्छी थी, ठीक थी। फिर जैसे ही मोनिका मैम का फोन बंद हुआ, मैं नीचे गया तो मम्मी को फिट्स आने लगे। फिट्स आने लगे तो हम हॉस्पिटल ले जाने लगे। हॉस्पिटल ले जाते बीच में ही उनका डेथ हो गया। आज 17 अक्टूबर को ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। ठीक है। जी, हम लोग प्रार्थना करते हैं माता जी की आत्मा शांति, क्या बोले, वो तो गोलोक धाम में होंगी, इतनी दिव्य आत्मा की हो, तो वहीं से जो है आपको भी ब्लेस करें और सबको ब्लेस करें। जी, आपका जो दुख है वो हम लोग सब फील कर सकते हैं, हम में से बहुतों ने अपनी माँ को खोया है और वो इररिपेरेबल लॉस है। जी। तो अभी हम नया चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। अभी हम ये सेशन बंद करेंगे, उसके पहले एक प्रेयर कोई कर दीजिए प्लीज, कोई भी एक छोटी वैसे एक प्रेयर। क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछिए। वैसे कल एक पेशेंट आया जिसको कि अल्ट्रासाउंड में इन्फेक्टिव अपेंडिसाइटिस करके बताया, पर हाँ, उसके मतलब पेन तो था, ना तो वॉमिटिंग थी, ना उसको बुखार की कोई हिस्ट्री थी। तो मुझे लगा कि वो ज्यादा अल्ट्रासाउंड कोई वैसी जगह का भी नहीं था। उसने बस इतना बताया कि अ, जब हम सुबह उठते हैं तो वो पेन होता है, फिर दिन भर में वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। उसको लिटा के फिर मैंने देखा तो उसको पीड़ा पीड़ा थी वहां पर, और डीप टेंडरनेस नहीं थी, बल्कि टेंडरनेस थी अच्छी खासी, बैकबर्नी पॉइंट पर थी, लेकिन कोई वॉमिटिंग की हिस्ट्री नहीं थी कहीं, उसको फीवर की भी कोई हिस्ट्री नहीं थी। और ये भी बताया उसने कि पेन हर समय नहीं रहता, बस सुबह ज्यादा होता है, फिर वो धीरे 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 करके चला जाता है, जहाँ हालांकि टेंडरनेस बनी रहती है। तो उसको मैंने उस समय फिर आम आम पाचक वटी और सूक्ष्म त्रिफला ये दिया, और वातानुलोमन करने के लिए दिया, थोड़ा विपत्तिकर चूर्ण दिया, और उसको फिर 7 दिन के बाद बुलाया है। तो इसको हम किस गुल्म में या किसको हम किस में रखेंगे, या आम ही संचित देंगे? इसमें वो अपेंडिसाइटिस ऐसे बस्ट हो गया है ना। नहीं सर, उसको उन्होंने लिख दिया, पर अपेंडिसाइटिस जब बस्ट होता है तो एकदम ही अलग ही मतलब स्टेट होती है पेशेंट की, वैसी स्थिति थी नहीं उसकी। तो इसमें मसल हम, गार्ड वगैरह, मसल गार्ड रहती है, मतलब वो छूने ही नहीं देता एब्डोमेन को। नहीं तो अ, हम इसको गुल्म में क्यों करेंगे? हम इसको उसका ही इन्फेक्शन बोलेंगे ना। आंत्रपुच्छ पुच्छ शोथ ऐसे ही बोलेंगे ना। तो गुल्म इसको में तो हम हवा जमा होती है। अंतरपुच्छ शोथ करके ट्रीट करेंगे, या हम ये मान के चलेंगे कि कोई वहां आम संचिति थी और उसको उस तरह ट्रीट करेंगे? आंत्रपुच्छ तो शोथ ही बोलेंगे ना, इन्फ्लेमेशन है तो। क्योंकि इसका वर्णन इसमें आया है सुश्रुत संहिता में, जहां जहां शोथ होता है जो भी अवयव में, ऐसा आया है रेफरेंस। गुल्म नहीं बोलेंगे उसको। जैसे नहीं तो पैंक्रेटाइटिस का भी लंप बताया, बन गया ना सर ये दाशा तो। शोथ। जो अल्ट्रासाउंड वो उसको अल्ट्रासाउंड और जो उसके सिम्टम साइंस आ रहे थे वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे, केवल उस जगह पे पेन था उसके, जो कि सुबह पेन है रहता है तो फिर ठीक है, गायब। स्त्रोतोरोध है उसका, पेट में उदावर्त है, आधमान है, ऐसे हो हाँ रहे, ठीक है। तो हम जी चिकित्सा में ये देंगे ना, वायु का अनुलोमन करने वाला। जैसे कि हमने जी बस्ती दे दिया, या फिर हमने कुछ ऊपर से अनुलोमन द्रव्य दे दिया। फिर सूक्ष्म जी त्रिफला और एकेटी देते हैं, मतलब जी अमृता कैशोर और त्रिफला गुकुल। और उसमें हम ये देते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, जलौकावचारण। जलौका अपने आप सक कर लेता है तो अपने आप हील हो जाता है वो काफी हद तक। जी। हाँ, एंटी इंफ्लेमेटरी द्रव्य ही देते हैं उसमें। ठीक है। सर तो अभी मांसपेशियों का रोल नहीं है सर? मांसपाचक का भी रोल है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, मैंने तो थोड़ा ही बताया। क्योंकि सर ये तो लंप लंप बन गया ना सर यहाँ पे। जी। नहीं, लंप सर है नहीं एक्चुअली वहां पर, केवल उसको पेन फील होता है, वो भी सुबह होता है फिर गायब हो जाता है। तो यहाँ वायु रुका हुआ है ना, इसमें जी, अनुलोमन तो करने वाले। मैंने अभी सूक्ष्म त्रिफला राम पाचक वटी दिया, वायु अनुलोमन के लिए उसको चिकित्सा दी, और अभिपत्तिकर पाउडर दिया है, जिससे उसका जो मोशन है वो भी क्लीन होएगा। तो यही पूछ रही थी आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है कि क्या और ऐड करें? ये ठीक है। और आप सर अगर पान करें तो और अच्छा फायदा होगा। हाँ, बोलिए आशा मैम। सर एक पेशेंट है, मैंने वो ग्रुप पे भी उसका अल्ट्रासाउंड डाला था। एक्चुअली उसकी डिलीवरी सिजेरियन हुई थी लगभग 1 साल पहले। उसके बाद से वो पेट ना एकदम से बोलती है, मैं खांसूं या बैठूं तो एकदम से फूल जाता है। तो पहले मुझे शक हुआ था कि शायद उसको हर्निया हो गया होगा, पर अल्ट्रासाउंड में हर्निया नहीं आया, वो डी वेरिफिकेशन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल दिखाया
कि वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल उसकी फट गई है बीच में से, तो उसका फिर क्या ट्रीटमेंट होगा सर? उसमें तो सर्जरी पेन? करना पड़ेगा ना इमरजेंसी में। अच्छा, नहीं दर्द वर्द कुछ नहीं है उसको सर, उसको ये दिक्कत हो रही है 5-6 महीने से ही हो रही है। कह रही पहले ज्यादा होता था, अब कम हो गया है, पर हो जाता है। आप ऐसे दर्द वर्द ट्राई कुछ करना नहीं। चाहे तो बस्ती दे सकती हैं उसमें, हाँ जाते जी। तेल, वराना शोधक तेल, वराना रूपक तेल कर सकते हैं, बलाश्वगंधादी तेल। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो सर्जरी करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। जो मसल फट गया है ना अंदर, ज्यादा इंजुरी ना हो जाए। ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और शाम को 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर, प्रणाम।